नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेट एग्जामिनेशन के बारे में। जब भी किसी एग्जाम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि ये एग्जाम निकलेगा कैसे, इस एग्जाम से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कितना टाइम बचा हुआ है, इसका एलिजिबिलिटी कितना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट जो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो दो चीजें हैं कि पहला, इस एग्जाम के हमारे पास में बेनिफिट क्या है कि हमको क्या मिलना है। अगर हमको लगता है कि जो चीज हमें चाहिए वो मिल रही है तो एग्जाम को लिखेंगे, और दूसरा कि अगर बेनिफिट मिल रहा है तो इस टारगेट को फुलफिल कैसे करना है, इसका तैयारी कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपके पास में हम मेनली जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर देखेंगे कि एक तो आपके पास इस गेट के एग्जाम से आपको वहां पर बेनिफिट्स क्या क्या है। पहली चीज तो ये, अब अगर यहां पर आपके बेनिफिट पूरे फुलफिल हो रहे हैं तो इन बेनिफिट को आपको पाने के लिए आपको वहां पर किस स्टडी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो आपके पास में दूसरा पॉइंट रहा ये, और तीसरा अगर बात करें कि ये जो स्टडी पैटर्न को फॉलो करोगे, ये जो आपको गेट के एग्जाम के बेनिफिट चाहिए, गेट के एग्जाम को आपको निकालना है तो आपको वहां पर एक टाइम फ्रेम दिया होगा जिसको मैनेज करना होगा। तो तीसरा पॉइंट एक आपके पास में आता है, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। तो तीन पॉइंट पे बात करेंगे कि एक तो गेट के एग्जाम का बेनिफिट क्या है। अगर आपको बेनिफिट वहां पर लगता है कि हाँ आपको जो बेनिफिट चाहिए वो मिल रहा है तो फिर उसके स्कोर कार्ड को पाने के लिए किस स्टडी पैटर्न को फॉलो करना है, हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए, और उसके बाद ये जो स्टडी पैटर्न को फॉलो करोगे ये एक टाइम फ्रेम में करोगे और वो कंप्लीट करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे दोस्तों। अगर टाइम मैनेज किया होता, फॉर एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कहने का ये कि अगर टाइम मैनेज किया होता तो 4 साल इंजीनियरिंग के मिले थे, तो 4 साल अगर इंजीनियरिंग के मिले थे तो उसमें तुम्हारे पास हर एक सब्जेक्ट में पीएचडी हो जाती, बट हुई तो नहीं। बट ठीक है, चीजें पता नहीं थी। तो जब आप तैयारी करते हो तो आप 6 से 8 महीने में वो 4 साल को कवर करते हो। तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा इतना अच्छा होता है कि 6 महीने में वो काम करके चले जाते हो जो तुम 4 साल में नहीं कर पाए। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो गेट के एग्जाम के बारे में देखते हैं, बेनिफिट, आपके पास स्टडी पैटर्न और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले लाते हैं आपके पास में किसको, बेनिफिट्स को। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला एक आ गया आपके पास में एमटेक में एडमिशन, एक आता है आपके पास में पीएसयू में जॉब, एक आता है आईआईएम फेलोशिप प्रोग्राम और एक आता है नीति मुंबई। ऊपर के जो दो ऑप्शन है इनके बारे में जनरली सबको आइडिया होता है, बट नीचे के जो दो ऑप्शन है इनमें आपके पास में लोगों को कम पता होता है इसके बारे में, तो इसका एक बेनिफिट आप ले सकते हैं वहां पर। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू मिलता है एडमिशन किसमें, एमटेक में, और इस एमटेक में एडमिशन के लिए आपके पास कॉलेज अवेलेबल हो जाते हैं। एक तो अगर आपके पास रैंक बहुत अच्छा है तो आईएससी बैंगलोर, अदरवाइज आपके पास में दूसरा ऑप्शन है आईआईटी, और एक है आपके पास में दैट इज योर एनआईटी, और इसके बाद आपके स्टेट के कॉलेज आते हैं। तो ठीक है, उसको छोड़ो, अभी आप बात करते हैं एक आईएससी, एक आईआईटी और एक एनआईटी। तो आपके पास इस एमटेक में एडमिशन के लिए गिरी से गिरी हालत में अगर आपको एनआईटी भी आपको चाहिए, एनआईटी भी आपको मिल जाए तो आपको कम से कम 50 से 55 नंबर वहां पर गेट में लाने पड़ते हैं आउट ऑफ 100। तो गेट में 50 से 55 नंबर लाना कोई यहां पर इतना टफ टास्क है नहीं, ठीक है। बात करें अगर कि ये एमटेक में एडमिशन, तो एमटेक में एडमिशन लेने का क्या है, कुछ है वहां पर बेनिफिट होने वाला है कि नहीं है। तो एमटेक में एडमिशन लेते हैं तीन टाइप के लोग। अब देखो यहां पर सबसे पहला कि जिसको 12th के बाद आईआईटी नहीं मिल पाया तो वो यहां चला जाता है कि आईआईटी में पढ़ने का एक उसका शौक पूरा हो जाता है। तो पहले टाइप के वो हटा दो, और मुझे ही लगता है इनमें से आप कोई भी होगे, ठीक है। दूसरा मैं यहां पर अगर बात करूं तो दूसरे टाइप में आते हैं जिनको फर्दर स्टडी जाना होता है, जिनको पीएचडी वगैरह करना होता है, तो वो जाके ले लेते हैं एमटेक में एडमिशन, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरे टाइप के लोग आते हैं वो थोड़ा सा वहां पर सेफ साइड ले लेते हैं। सेफ साइड क्यों, क्योंकि एमटेक करने में मिल जाता है तुम्हें 2 साल का टाइम, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास में मिल जाती है एमटेक करने के बाद। एमटेक करने के बाद टीचिंग पोजीशन पे आपको वहां पर कोई भी कॉलेजेस वहां पर आपको 40-50,000 वहां पर पे कर देता है। तो 2 साल का तुमको तैयारी का टाइम भी मिल गया, साथ में तुम्हारे जॉब के चांस भी बढ़ गए, पीएचडी वगैरह करना है तो आगे चले गए। तो ये टोटल मिला के 2 से 3 टाइप के लोग यहाँ पर होते हैं जो एमटेक में एडमिशन लेते हैं। और एमटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको गेट में स्कोर करना होता है, 50 से 55 नंबर लाने होते हैं। 50 नंबर लाना आपके पास ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है। आपके पास वहां पर रीजनिंग, मैथ, 2-4 मेजर सब्जेक्ट और 1-2 माइनर सब्जेक्ट उठा लो, तुम्हारा स्कोर आराम से 50 टच करता है वहां पर, ओके। बात करते हैं दूसरा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास है पीएसयू जॉब। तो पीएसयू जॉब के लिए कोई कितना भी बोल दे मेरे दोस्तों, बट 500 रैंक मैक्सिमम है, 500 रैंक में भी थोड़े से चांसेस कम ही होते हैं।
200-300 के आसपास आपका रैंक है तो आपके पीएसयू में जॉब के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। 500 तक भी आपके पास में होते हैं। कॉल तो आपके पास में 700-800 तक आ जाएगा, बट वहां पर आपके पास उस जॉब को पाने के चांस थोड़ी से कम हो जाएंगे। तो दूसरा कौन सा था? पीएसयू जॉब। ये दोनों आपको जनरली पता है। तीसरा आता है आईआईएम का फेलोशिप प्रोग्राम, और इसमें को ज्वाइन करने के लिए आपको जो गेट का स्कोर चाहिए वो 650 to 700 के आसपास आपको स्कोर चाहिए। एंड सेम फॉर आपके पास किसके लिए? नीति मुंबई में एडमिशन के लिए। अगर यहां पर तुम आईआईएम फेलोशिप प्रोग्राम की बात करोगे तो 4 से 5 साल के ड्यूरेशन का आपके पास में ये कोर्स होता है। कोर्स के होने के बाद में आईआईएम का आपके पास में टैग होता है, एक अच्छा खासा पैकेज, आप वहां पर 10 से ऊपर का एक पैकेज लेके निकल जाओगे। इज इट ओके? बात करते हैं किसकी? नीति मुंबई की। अच्छा, ये जो आईआईएम में फेलोशिप प्रोग्राम होता है ये मैनेजमेंट कोर्सेज में होता है। ओके, अगर नीति मुंबई की मैं यहां पर बात करूं तो नीति मुंबई में भी आपके पास पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन होता है उसे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। बट नीति मुंबई में अगर आपका एडमिशन हो गया तो यहां का जो एवरेज पैकेज होता है वो 19.7 लाख समथिंग का गया है। एवरेज पैकेज है, मैं मिनिमम की बात करता हूं, 14-15 तो उठा ही लोगे। बात समझ में आता है? अल्टीमेट मैटर क्या कर रहा है तुमको तो पैसा कमाना है। अब चाहे एमटेक करके कॉलेज में पढ़ा के कमा लो, चाहे पीएसयू में जॉब करके कमा लो, चाहे फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद कमा लो, चाहे तुम वहां पर नीति मुंबई में इतने का पैकेज लेके बैठ जाओ। तो गेट के स्कोर कार्ड, गेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमटेक के काम आता है। गेट की वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जो गेट के थ्रू वहां पर आपके पास फर्दर कोर्सेज में एडमिशन दे देते हैं। तो गेट के आपके पास में जो बेनिफिट थे वो कुछ ये रहे। तो अगर इनमें से कोई भी बेनिफिट हमारा फुलफिल होता है और हमें उसको फुलफिल करना है तो फिर हम वहां पर देखते हैं कि हम किस स्टडी पैटर्न को वहां पर फॉलो करने जा रहे हैं। तो इसके बाद का पॉइंट आता है आपके पास में स्टडी पैटर्न। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास में स्टडी पैटर्न, और इस स्टडी पैटर्न में जो मेन पॉइंट है तो एक तो आपके पास में सिलेबस है, दूसरा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तीसरा आपके पास शॉर्ट नोट्स और चौथा आपके पास टेस्ट सीरीज। ये 4 चीजें हैं आपके पास में जो इस एक स्टडी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इनको आप वहां पर देखेंगे तो ये स्कोर कार्ड मिलने में थोड़ा सा आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सिलेबस की। तो सिलेबस को किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम को एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने का मतलब है कि उसका पैटर्न क्या है। उसका पैटर्न मतलब किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन से थोड़ा कम पूछे जा रहे हैं। तो जब आप उस पूरे के पूरे सिलेबस को आप वहां पर क्या करोगे? स्टडी करोगे, तो आप वहां पर 2 कैटेगरी में पूरे सब्जेक्ट को तोड़ देते हो। कुछ सब्जेक्ट आपके पास में मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके पास में आते हैं कैसे? माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट कहने से मतलब होता है गेट के एग्जाम में जो 10 से 12-15 नंबर के पूछे जाते हैं। माइनर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके पास में 4 से 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे सब्जेक्ट को तोड़ दो। क्या होता है कि जनरली जरूरी नहीं कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका मन लग जाए। तो पहले आप वहां पर देखो कि आपका सब्जेक्ट किन सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लगता है, और अगर उन्हीं से अच्छा वेटेज आ रहा है तो फिर और दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है और हमें घाटा दे जाता है। कभी कभी उन सब्जेक्ट को हमारा पढ़ने में मन लगता है जिनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा, हमने उसमें पीएचडी कर ली, गेट में पूछा नहीं गया। तो सबसे पहले तो तुम वहां पर क्या करो? सबसे पहले मेजर और माइनर सब्जेक्ट वहां पर अलग अलग करो, और अलग अलग करने के बाद में उस सिलेबस को वहां पर डिवाइड करो। पहले कंप्लीट करो मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद में साथ में माइनर सब्जेक्ट थोड़े थोड़े चलने दो। सिलेबस को खत्म करने की बात आएगी तो सिलेबस को खत्म कुछ हिसाब से अपने हिसाब से प्लानिंग हिसाब करो कि फरवरी में एग्जाम है तुम्हारा, और फरवरी में एग्जाम है, जनवरी पूरा छोड़ दो। आपके पास दिसंबर मतलब 15 ऑफ दिसंबर तक आपके पास में ये जो सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक बार आपने पूरा उसको नॉर्मल पढ़ लिया है और एक बार आपने उसको रिवाइज कर लिया है। सिलेबस इतना रिक्वायरमेंट मांगता है। अगर आप सोचो कि आप वहां पर 15 जनवरी या 20 जनवरी या 30 जनवरी को सिलेबस खत्म करोगे तो वो गलत हो जाएगा। अभी देखेंगे आपके पास में वो जो जनवरी का सीजन छोड़ा है हमने वो किस चीज के लिए छोड़ा है। ओके, सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को कुछ हिसाब से बांटो कि अपने पास में दिसंबर तक में वहां पर 2 बार उसका सब्जेक्ट है, 2 बार आप हर एक सब्जेक्ट को 2 बार रीडिंग लगा चुके हो। जब आप सिलेबस को तैयार करते हो तो सिलेबस को जब एक बार आपने पढ़ा किसी सब्जेक्ट को तो ओके, तब आपको कुछ नहीं करना, तब नॉर्मल वहां पर उसका थ्योरी पढ़िए, उसके न्यूमेरिकल को लगाइए, काफी है। जब उसको रिवाइज करते हो तब वहां पर तुम प्रिपेयर करोगे क्या? तब वहां पर प्रिपेयर करोगे तुम शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब वो देखो, इस शॉर्ट नोट्स का तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब 15 ऑफ दिसंबर को तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा होगा पूरा, तब उसके बाद में जब रिवीजन करने की बात आएगी, जनवरी के महीने में जब तुम रिवीजन करते हो तो जनवरी के महीने में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुम सारे के सारे मटेरियल को वहां पर 1 महीने में रिवाइज कर पाओ, तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं।
अब अगर तुम बोलते कि सर अगर ये क्या करें, जब पहली बार पढ़ रहे हैं तभी शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं क्या, तो वहां गलत हो जाता है। होता क्या है कि जब तुम वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो तुम शॉर्ट नोट्स वहां पर इतनी सारी चीजें उसमें डाल देते हो कि शॉर्ट नोट्स हो जाता है इतना, तो रिवीजन को करने के लिए भी रिवीजन करना पड़ रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इस तरीके से आपके पास में यहां पर शॉर्ट नोट्स आता है। शॉर्ट नोट्स आपने रेडी कर लिए, जनवरी के महीने में काम आते हैं, इसको बाद में देखते हैं। सिलेबस आपने दिसंबर के पहले, दिसंबर तक, टिल दिसंबर, मिड दिसंबर तक आपने इसको 2 बार खत्म कर लिया, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट से, आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ये मस्ट है। आप यहां पर कुछ सब्जेक्ट भले छोड़ दीजिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के आप नहीं छोड़ेंगे, इनको कम से कम आपको 2 बार लगाना होता है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो गेट में पूछे जा चुके हैं, ये उसका व्यू है और उनसे वहां पर रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट वहां पर रिपीट आपके पास में होता है। तीसरा बात करें आपके पास में क्या, शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स का सिनेरियो ऐसा है मेरे दोस्तों कि जब तुम्हारे पास में 1 जनवरी का टाइम होगा तो तुमने शॉर्ट नोट्स रेडी करके रखे होंगे, सिलेबस को पूरा का पूरा साइड पे रख देना। जनवरी के महीने में गेट के एग्जाम के 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने चलो छोड़ भी दो, तुम्हें टाइम कम पड़ रहा है, तो 20 दिन पहले से नया कुछ भी पढ़ना बंद कर दो, नए क्वेश्चन लगाना बंद कर दो। टेस्ट सीरीज को हम देखेंगे वहां पर कैसे हम एडजस्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 10 जनवरी मान लो, 10 जनवरी को आपने वहां पर शॉर्ट नोट्स उठाए, तुमने शॉर्ट नोट्स को रटना चालू किया। एक तरफ से जब तुमने सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट उठा के देखे तो तुम्हें हो सकता है वहां पर 2 से 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने पे। धीरे 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 तुम्हारे पास 15 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी के आसपास आप इसको 2 दिन में खत्म करने लगोगे। 25 जनवरी के आते आते आपका 1 दिन में एक बार सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट वहां पर आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। 30 जनवरी तक हालत ये होगा कि अब आपको शॉर्ट नोट्स याद है, आपको करना कुछ नहीं है, आप सुबह टाइम उठते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद आपने मन में ही पूरे शॉर्ट नोट्स वहां पर याद करने चालू कर दिया। जी हां, इसको आपको रटना पड़ेगा। रटने से क्या होता है, शॉर्ट नोट्स का एक इमेज मेमोरी फॉर्म हो जाता है, और इमेज मेमोरी से अच्छा कोई मेमोरी नहीं होता। गेट के एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूले काम आते हैं, तो जब तुम्हें फॉर्मूला भूल भी रहा होता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि यहां पर आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है, ये लास्ट पॉइंट तक, गेट के मूवमेंट पेपर स्टार्ट होने के तक 1 घंटे पहले तक जितना आप रिवाइज कर सकते हैं इनको रिवाइज करिए, यही सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। लास्ट पॉइंट बात करेंगे किसका, टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज का आपके पास में ऐसा है कि अगर बोला जाए कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब करना चाहिए, तो बोले शुरू में ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, तो नहीं। टेस्ट सीरीज शुरुआत में इसलिए नहीं ज्वाइन करना है क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तुम अननेसेसरी अटेम्प्ट मारोगे, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुमसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए, वहां पर जो सुटेबल टाइम होता है ज्वाइन करने के लिए वो होता है अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 60-70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते जाइए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको एक नया पैटर्न मिलता है, आपको एक नया पेपर मिलता है, आपको नए क्वेश्चन से वहां पर आप फेस करते हो, नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। बात आती है कि सर टेस्ट सीरीज कितनी लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, तो आपके पास में कोई भी 2 टेस्ट सीरीज वहां पर सफिशिएंट होती हैं। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगाने का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी अपना अगर वहां पर क्वेश्चन नहीं बनता तो कॉन्फिडेंस लो करने का जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में जब भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसमें आप बेवजह अपना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, वो गलत बात है। जबकि आपको यह सोचना चाहिए कि आपको एक और नया कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो चीजों को सीखिए, सीखने का वहां पे अपने अंदर लाइए, तो आप वहां पर टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले पाएंगे। और अगर आपको ऐसा सोचना है कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं बना तो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर टेस्ट सीरीज मत दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए मत दीजिए। इसीलिए बोलता हूं कि आपके पास जो भी एग्जाम का डेट है उससे 1 महीने पहले नया कुछ नहीं पढ़ना, नया कोई क्वेश्चन नहीं लगाना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप वहां पर क्वेश्चन लगाते हो तो वो क्वेश्चन नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर लूज हो जाता है, वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं वो आपको नहीं पता। तो ये कहानी थी अपने पास किसकी, स्टडी पैटर्न की। ये सिलेबस 2 बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार, शॉर्ट नोट्स आपके पास में जनवरी के लिए, और टेस्ट सीरीज आपके पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ हद तक 10 जनवरी, इससे ज्यादा नहीं। इज इट ओके? तो ये कहानी थी आपके पास में कैसा, स्टडी पैटर्न को। अब इस स्टडी पैटर्न को एक टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम में इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो अब यहां पर एक जो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, दैट इज योर टाइम फ्रेम। बात करें अगर टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट में आपके पास में सिलेबस, टेस्ट सीरीज और रिवीजन, इन 3 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला अगर बात करें तो सिलेबस के लिए भी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि आपको यहां पर ये मिड दिसंबर तक सिलेबस आपको खत्म करना है। तो सिलेबस आपके पास ये रही बात सिलेबस को पढ़ना कैसे है, तो पर्टिकुलर किसी भी एक चीज को फॉलो करिए। रेफरेंस बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये, रेफरेंस बुक आपको कभी रेफर नहीं करना।
रेफरेंस बुक में इतना ज्यादा लिया होता उतना हमारे काम का होता ही नहीं है। तो वहां पर आपके पास में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करिए, वहां पर उसके नोट्स को रिवाइज करिए और सिलेबस को खत्म करिए। सिलेबस को खत्म कब तक करना है? दिसंबर। रेफरेंस बुक यूज नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा, सिलेबस को खत्म करने के लिए एक छोटा सा एक ट्रिक टाइप से ये है कि एक वहां पर अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना मेजर और माइनर सब्जेक्ट की, तो आप क्या करिए कि एक मेजर सब्जेक्ट को उठाइए और उसको चलने दीजिए, उसके पैरेलल में एक माइनर सब्जेक्ट को चलने दीजिए। अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम जा रही है तो एक काम करिए कि सबसे पहले एक मेजर सब्जेक्ट को खत्म करिए, उसके बाद जब दूसरा, अभी इसको हटा दीजिए, फिर माइनर सब्जेक्ट को रहने दीजिए। फिर अगर यहां पर बात करें तो एक मेजर सब्जेक्ट को उठाइए, उसको चलने दीजिए। जैसे ये कंप्लीट होता है और जब ये दूसरा सब्जेक्ट आपके पास में स्टार्ट होता है तो इसके पैरेलल में डेली 1 घंटे का टाइम किसको दे दीजिए? इसमें मेजर सब्जेक्ट को दे दीजिए। दूसरा सब्जेक्ट खत्म होगा, तीसरा सब्जेक्ट चालू होगा, आप दूसरे वाले सब्जेक्ट को यहां पर देना चालू कर देंगे टाइम। तो इस सब्जेक्ट को अब इस ड्यूरेशन में खत्म होने में उतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है पहले खत्म हो जाए। सिमिलरली आपके पास में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट जो आपका चल रहा होगा, जब वो खत्म होगा उसके साथ आपके पहले जो सब्जेक्ट खत्म हुए उनके रिवीजन कंटिन्यू चल रहे होंगे। आपके पास दिन में इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप यहां पर इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो आपके पास सिलेबस को खत्म करने के लिए तो कुछ तरीका ये रहा, कुछ आपके पास में टाइमिंग ये रहा। रेफरेंस बुक में बार बार बोलता हूं फॉलो नहीं करना है। टेस्ट सीरीज की बात करी तो अभी बोला था कि एटलीस्ट वहां पर 2 या 3 टेस्ट सीरीज वहां पर ज्वाइन रखिए। आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 टेस्ट लगा लीजिए, कुल मिला के फुल लेंथ टेस्ट कुछ 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट वहां पर अटेंड कर लीजिए, तो टेस्ट सीरीज आपको वहां पर बेनिफिट करके चली जाएगी। वापस बोलता हूं, टेस्ट सीरीज जो होता है, टेस्ट सीरीज जनरली 2 से 3 इसलिए क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ में नंबर नहीं आते। तो मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज हर एक क्लासेस का अपना वहां पर एक एक्सपेरिमेंट होता है, किसी का बैठ गया किसी का नहीं बैठा, बस इतनी सी बात है। तो जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको वहां पर नोट डाउन करिए, उसको मन में ऐसा लाइए कि आपको वहां पर एक और कॉन्सेप्ट वहां पर पता चल गया। इज इट ओके? तो ये क्या हो गया? टेस्ट सीरीज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास में कौन सा? रिवीजन का। रिवीजन अगर नहीं है तो कुछ भी इतना टाइम बर्बाद करने का कुछ भी मतलब नहीं है। आप एक बार वहां पर एक नया टॉपिक कम पढ़ो बट रिवीजन एक बार एक्स्ट्रा करो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गेट के एग्जाम में 65 क्वेश्चन होते हैं। सुनने में बहुत कम लग रहा होगा कि 65 क्वेश्चन 3 घंटे में है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है। बात इतनी सी है तुम्हारे याद रखने के ऊपर। फॉर्मूला तुम्हें याद आ गया तो याद आ गया, नहीं तो वहां पे बैठ के तुम रिसर्च करने से रहे। तो तुम्हें वहां पर कुल मिला के फॉर्मूला याद आना चाहिए, फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए। इसीलिए 1 मंथ पूरा का पूरा उन शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन में बिताया जाता है। तो ये है आपके पास में गेट के लिए कुछ। तो अगर आपको गेट के बेनिफिट में से कोई भी एक बेनिफिट आपको लगता है कि यहां पर आपको चाहिए है तो उस स्टडी पैटर्न को फॉलो करिए, उस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करिए। और आगे भी क्या चीजें हैं, आगे भी इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो पे देखेंगे। गेट के लिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास में वहां पर कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं कि 3rd ईयर वाले बच्चे गेट दे सकते हैं। 3rd ईयर और 4th ईयर वाले बच्चे जो हैं वो दोनों गेट दे रहे होंगे। 3rd ईयर वाले बच्चों का जो गेट में स्कोर कार्ड होगा वो बेस्ट ऑफ 2 यूज कर सकेंगे। 3rd ईयर के बाद जो स्कोर आया है वो, 4th ईयर के बाद जो आया है वो, जो भी बेस्ट ऑफ 2 होगा वो वहां पर उसको यूज कर पाएंगे। पीएसयूज में आपका 3rd ईयर वाले स्कोर कार्ड से वहां पर एडमिशन वो जॉब मिलेगा कि नहीं इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो बट 3rd ईयर वाले बच्चों के लिए ये कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, गेट का पेपर उन्हें देने मिल रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा मेरे दोस्तों किसके बारे में था? गेट एग्जाम के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम अदर एग्जाम्स के बारे में देखते हैं। एसएससी जेई के बारे में देख रहे होंगे, एमपीपीएससी एई और एमपीएससी एई के बारे में देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद हम सभी एग्जाम्स का कंपैरिजन देख रहे होंगे कि आपकी सुटेबिलिटी किस एग्जाम में बैठ रही है। इज इट ओके? थैंक यू सो मच।